हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा क्या है। शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। इन सब चीज़ों को हम आज समझने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से, जिसमें हम लोग समझेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लें। इस क्लास को देखने के बाद आपको शिक्षा को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी इस टॉपिक को, क्योंकि इसको बहुत ही आसान भाषा में हम लोग आज समझने वाले हैं। क्या आइए समझते हैं व्हाट इज़ एजुकेशन। आखिर शिक्षा है क्या। शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रोसेस है। प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये निरंतर हमारे जीवन के साथ चलती रहती है। हम हर स्टेप पर सीखते रहते हैं। तो शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। मृत्यु पर्यंत क्यों कहा गया है? क्योंकि हम पैदा होने के साथ ही हमारा जो लर्निंग है, हमारा जो अधिगम है, सीखने की जो प्रोसेस प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और जब तक व्यक्ति कब्र तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो निरंतर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, हम लोग कंप्लीट कभी नहीं होते। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखने का प्रोसेस जो प्रक्रिया है कभी बंद नहीं होती है। यह मानव विकास का मूल साधन भी है। क्या, किसकी बात हो रही है? जो लर्निंग है, जो सीखना है, शिक्षा है, ये मानव विकास का मूल साधन है। इसके माध्यम से ही हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। भाई, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ही तो हम लोग अपने जीवन में, अपनी लाइफ में डेवलपमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अधिगम नहीं होगा, सीखेंगे नहीं तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। हम जहाँ पे हैं वहीं स्टेबल रह जाएंगे। सबसे पहले बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू हो जाती है। माता ही उसकी प्रथम गुरु होती है। हालांकि बालक परिवार में सीखना तो शुरू करता है, सीखता तो है अपने माँ बाप, भाई बहन, है ना, और ताऊ ताई, चाचा चाची जो भी होते हैं परिवार में, उनसे सीखता तो है, लेकिन माता को प्रथम गुरु माना गया है। इसके बाद क्या होता है? परिवार से निकलने के बाद बालक विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। परिवार से निकल करके बालक विद्यालय जाता है, ठीक है, जहाँ वह टीचर के संपर्क में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है। तो इस तरीके से हम परिवार से फिर विद्यालय तक पहुंच जाते हैं सीखते हुए। समाज से, समाज के सदस्यों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, और जो अन्य माध्यम है, अन्य माध्यमों में आजकल सबसे पहले तो आ गया है फोन, ठीक है। अब टीवी बाद में, पहले क्या था? टेलीविजन आता था, अब टीवी तो साइड हो गया। अब बच्चा पहले फोन से सीखता है, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अन्य माध्यमों से, फोन से, टेलीविजन से व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस प्रकार शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें कंटिन्यू गति होती रहती है, ठीक है। तो वह समाज में जाता है, समाज से सीखता है, समाज के सदस्यों से सीखता है, अपने मित्रों से खेलने गया, प्लेग्राउंड में गया, वहाँ सीख रहा है, किसी के बर्थडे पार्टी में गया, है ना, शादी विवाह में गया, वहाँ भी बच्चा सीख रहा है। तो हर जगह हमारी जो लर्निंग है वो चलती रहती है। लेकिन अब इसमें भी अंतर होता है कि जब हम समाज से सीखते हैं, घर परिवार में सीखते हैं, वो शिक्षा अलग तरीके की कैटेगरी में रखी गई है। जो विद्यालय में सीखते हैं वो शिक्षा अलग कैटेगरी में रखी गई है, उसको हम अभी आगे समझेंगे। तो ये बात यहाँ तक हो गई है क्लियर। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ऐसा होता है कि जो बच्चे को एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा जो दी जाती है, उसके माध्यम से बालक के अंदर जो जन्मजात शक्तियां हैं, जो छिपी हुई पावर्स हैं, उनको बाहर निकालने का काम किया जाता है एजुकेशन के माध्यम से। ऐसा कहा जाता है कि हम बच्चे को बाहर से कुछ नहीं सिखाते, जो उसके अंदर विद्यमान है बस उसी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और उसकी जो कला कौशल है उसमें वृद्धि करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि पूरी तरीके से सिखाते ही है, नहीं, उसमें जो भी उसकी स्किल है, जो भी गॉड गिफ्टेड चीज़ें उसके अंदर हैं, उसको हम वो उसमें बेहतर बनाते हैं उसको, और उसे सभ्य,
सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है एजुकेशन के माध्यम से। शिक्षा शब्द का सीधा साधा और सामान्य अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, इस सीखने सिखाने का लक्ष्य क्या है? बच्चे का विकास होना। ठीक है, यदि बच्चे का कोई विकास नहीं हो रहा है तो हमारा सिखाने को कोई फर्ज नहीं बनता। यदि बच्चे में अधिगम नहीं हो रहा है, बच्चा सीख नहीं रहा है, तो फिर हमारा सिखाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। सीखने सिखाने का लक्ष्य यही होता है कि बच्चे का विकास होना चाहिए। शिक्षा का प्रॉपर तरीके से शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आइए पहले इसको समझते हैं। इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखिएगा, किसी शब्द की उत्पत्ति को जानने के लिए कि उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये जानना आवश्यक होता है कि वह शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है। अगर आपको ये जानना है किसी शब्द की उत्पत्ति को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक होता है कि वह शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है। जैसे शिक्षा शब्द हिंदी भाषा का है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है, एक है शिक्ष धातु और दूसरा है साक्ष धातु। ठीक है, शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना। क्या शिक्ष का अर्थ क्या है? सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना। वहीं पे साक्ष का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना, निर्देश देना, ये होता है साक्ष। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्यायवाची है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है, जैसे कि एडुकेटम हो गया, एडुसियर हो गया, एडुकेयर हो गया, ये सारे शब्द हो गए। एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। क्या होता है? टू एजुकेट, यानी कि शिक्षित करना। एडुकेटम शब्द ए यानी कि ई और डू को अर्थात DUCO डू को दो शब्दों से मिलकर के बना है एडुकेटम। ओके, यहाँ पे ए का अर्थ है अंदर से और डू को का अर्थ होता है आगे बढ़ना, यानी कि जब बच्चे को अंदर से आगे बढ़ाया जाता है, उसमें कुछ डेवलपमेंट किया जाता है, उसमें कुछ विकास किया जाता है, वही शिक्षा है। लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर जो शब्द हैं वो भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी कि अंदर से बच्चे को आगे बढ़ाना। एडुकेयर का अर्थ है शिक्षित करना। एडुकेयर का अर्थ क्या होता है? एडुकेयर का अर्थ होता है शिक्षित करना, टू एजुकेट, बाहर ले आना, टू ब्रिंग अप, यानी कि बच्चे के अंदर जो ज्ञान विद्यमान है उसको बाहर लाया जाना, टू विकसित, टू रेज यानी कि विकसित करना। एडुसियर का अर्थ है विकसित करना, बाहर निकालना। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों, इनहेरेंट पावर्स, जो उसके अंदर जो शक्तियां हैं या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया शिक्षा कहलाती है। यहाँ पे एक आप देख पा रहे होंगे चित्र बढ़िया सा, इसमें बताया गया है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पालन पोषण करना, टू ब्रिंग अप भी होता है, टू डेवलप यानी कि विकसित करना, टू नरिश यानी कि बच्चे का संवर्धन करना, टू एजुकेट यानी कि शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, बाहर निकालना, सिखाना, सीखना, आगे बढ़ना, नियंत्रित करना, ये सारे शिक्षा के शाब्दिक अर्थ हैं। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। भारतीय विद्वानों के अनुसार क्या कहा गया है? अब देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार कहा गया है कि महात्मा गांधी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। देखिए, शिक्षा को लेकर के आपको दो परिभाषाएं जरूर रटी होनी चाहिए और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 1000%। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहा गया है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, मनुष्य के अंदर जो परफेक्शन है उसको प्रकट करना ही शिक्षा है। रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमें केवल इंफॉर्मेशंस नहीं देती बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में एक सामंजस्य स्थापित करती है। परिभाषाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं शिक्षा को लेकर के, बस वही 3 परिभाषाएं हमने दी हैं, है तो 500 परिभाषाएं। ठीक है, अब पश्चिमी विद्वानों के अनुसार यही 3 ज़्यादा पूछी जाती हैं। अरस्तु के अनुसार
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। प्लेटो के अकॉर्डिंग कहा गया है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह परफेक्शन प्रदान करना, पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे, वही शिक्षा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेस्टर्न जो फिलोसफर्स हैं उनके अकॉर्डिंग शिक्षा को लेकर के डेफिनेशन दी गई है। अब हम समझते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। देखिए, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, समझिए पॉइंट को। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने को। विद्यालय में देखिए, संकुचित अर्थ समझिए। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, वह शिक्षा संकुचित शिक्षा कहलाती है। ऐसी शिक्षा जिसमें पहले से सब कुछ तय है, आपका सिलेबस तय है, क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, आपको विद्यालय कितने बजे पहुंचना है, हाफ टाइम कितने बजे होगा, प्ले टाइम यानी कि क्या कहते हैं उसको, गेम पीरियड कितने बजे होगा, आपकी छुट्टी कितने बजे होगी, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, सब कुछ पहले से तय है। वो शिक्षा संकुचित शिक्षा कहलाती है। इसमें आपका सिलेबस पहले से तय होता है, किस क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। निश्चित शिक्षण विधियाँ होती है, टीचिंग मेथड्स भी फिक्स होती हैं कि किस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन से टीचिंग मेथड का यूज किया जाएगा। पाठ्यपुस्तकों की निश्चितता, किताबें फिक्स हैं कौन कौन सी पढ़नी है, और बहुलता होती है। और इसमें टीचर्स का स्थान प्रमुख होता है। टीचर आएगा, अपनी किताब आपसे कहेगा, चलो कल हमने चैप्टर 5वां पढ़ा था, आज चैप्टर 6 खोल लो, चैप्टर 6 को पढ़ाएगा, चला जाएगा। नेक्स्ट डे आएगा, इसके क्वेश्चन आंसर करा देगा, चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे टीचर का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, टीचर का स्थान प्रमुख होता है। जो उसको दिया गया है, जो सिलेबस में दिया गया है, बस टीचर वही पढ़ाता है। यह शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है, क्योंकि ये विद्यालयी शिक्षा भी इसको कहते हैं। तो विद्यालय हम जीवन भर तो जाते नहीं हैं, ये जीवन के कुछ वर्षों तक चलती है। अतः इसे पुस्तकीय ज्ञान एवं विद्यालयी शिक्षा की भी संज्ञा दी जाती है। विद्यालयी शिक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यह शिक्षा विद्यालय में दी जाती है। संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास को करने में असफल या असमर्थ होती है, क्योंकि इसमें सब कुछ पहले से तय होता है। जो बाहरी ज्ञान है वो बच्चे को इसमें नहीं मिल पाता है। इस शिक्षा का उद्देश्य निश्चित समय और निश्चित स्थान पर चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया से है, क्योंकि जो विद्यालयी शिक्षा है यह एक निश्चित स्थान पर दी जाती है, जैसे कि आपका विद्यालय हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं विद्यालय में पढ़ाई हो रही है। टीचर जो है किताब को लेकर, हाथ में किताब को लेकर के ब्लैक बोर्ड पर लिख करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपकी किताबें भी पहले से तय होती हैं, आपका सिलेबस पहले से तय होता है। ये होती है संकुचित शिक्षा। अब हम समझेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है जो हम सीखते हैं या अर्जित करते हैं वही शिक्षा है। व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है, अर्थात शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कभी भी स्टॉप नहीं होती है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती। जैसा विद्यालयी शिक्षा जो है जिसमें सब कुछ पहले से तय होता है, सिर्फ विद्यालय तक ही वो निश्चित रहती है। व्यापक अर्थ की अगर बात करें तो ये शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, जैसे टीचर, वहाँ पे संकुचित अर्थ में क्या है, टीचर का स्थान प्रमुख होता है। यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का रोल नहीं होता, यहाँ पे समय की पाबंदी नहीं होती, यहाँ पे कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई निश्चित देश नहीं होता। जिसके भी संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वो शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पे आपका उदाहरण हो जाएगा, जैसे बालक अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गया, है ना, जन्मदिन की पार्टी में गया, किसी शादी में गया, या अगर आप अपने या कोई अपने ऑफिस की मीटिंग में बैठा है तो वहाँ भी वो सीख रहा है। हर तरीके से लर्निंग आपकी इसमें चलती रहती है। बालक जब जन्म लेता है तो वो असहाय शिशु होता है, हर काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। उसी अवस्था से ही उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
ठीक है। व्यक्ति सजीव, निर्जीव, जीव जंतु, पौधे, पुष्प आदि सभी से कुछ न कुछ सीखता रहता है। जैसे क्या कहा गया है, काक चेष्टा वको ध्यानम, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, बगुले जैसा आपका ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जीव जंतुओं से हमें सीखने के लिए कहा गया है ना। आप और पुष्प, फूल, यानी कि फूलों की तरह मुस्कुराना सीखो, है ना। हर चीज से हमें सीखने के लिए कहा गया है। नींद कैसी होनी चाहिए, कुत्ते जैसी होनी चाहिए। अगर खट की भी आवाज आई तुरंत आपकी नींद खुल जानी चाहिए। तो इस तरीके से, तो ये क्या है, हर चीज से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यही तो शिक्षा है और ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसे शिक्षा का व्यापक अर्थ कहते हैं। बालक जिन व्यक्तियों और वस्तुओं के संपर्क में आता है वह ही उनके शिक्षक हैं। हम जिनसे भी जो कुछ भी सीख रहे हैं वो हमारे शिक्षक हो जाते हैं। उसके जीवन भर के संपूर्ण अनुभव जो उसे सिखाते हैं वो भी एक शिक्षा, ये एक्सपीरियंस भी तो हमको सिखाते हैं, है ना। तो वो भी हमें एक शिक्षा ही मिल रही है वहाँ से। आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, यहाँ भी आप कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग हो रही है। आप किसी पार्टी में हैं, यहाँ भी आपकी लर्निंग हो रही है। आप मीटिंग में हैं, यहाँ भी आपकी लर्निंग हो रही है। ये दादाजी बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं कल इनका एग्ज़ाम है, पेपर की तैयारी है, कल अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या, ऐसा तो है नहीं। ये क्या कर रहे हैं, ये कोई उपन्यास पढ़ रहे होंगे, है ना। उससे क्या है, वहाँ से भी इनको सीख मिल रही है। आप जब अपना काम कर रहे होते हैं वहाँ से भी आपको सीख मिल रही होती है, लर्निंग आपकी हो रही होती है, अधिगम हो रहा होता है। तो यही तो शिक्षा का व्यापक अर्थ है। अब देखिए शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है। इसमें शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस भी है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में कैसे है, एजुकेशन एज अ डायनामिक प्रोसेस। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में भी है, एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में भी है, एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में भी है, एजुकेशन एज अ मल्टीपोलर प्रोसेस। अब एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। शिक्षक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में कैसे है, एजुकेशन एज अ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे है। देखिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, तो वह एक दूसरे की भाषा, विचार और आचरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। यानी कि जब हम समाज में जाते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, तो उनके विचारों का प्रभाव हम पर पड़ता है, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव हम पर पड़ता है, उनकी भाषा का प्रभाव हम पर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा अधिगम होता है, हमें उनसे सीखने को भी मिलता है। तो इसलिए इसको एक सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है, क्योंकि हम समाज के लोगों के साथ भी सीखते हैं, उनके साथ आचार व्यवहार करके भी सीखते हैं। इसी प्रभाव के फलस्वरूप सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जब ये कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है तो उसे ही शिक्षा कहते हैं। जब हम किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के किसी प्रकार का अधिगम कर रहे हैं तो वह शिक्षा कहलाती है। मनुष्य अपने जन्म के साथ ही कुछ शक्तियां लेकर के पैदा होता है, कुछ पावर्स लेकर के पैदा होता है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में उसकी इन पावर्स का डेवलपमेंट होता है। जो शक्तियां आपको गॉड गिफ्टेड हैं, जो आप साथ में लेकर के आए हैं, जन्मजात हैं, वो एकदम से बाहर नहीं आएंगी। जब आपको उस तरीके का एटमॉस्फेयर मिलेगा, उस तरीके की जो है कि आप समाज में या उस तरीके के लोगों के साथ उठ बैठ करेंगे तो वो चीज़ें जो आपके अंदर हैं वो धीरे धीरे बाहर आएंगी, वो स्किल्स आपकी डेवलप होंगी और इसी के कारण ही मानव व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शिशु जन्म के कुछ समय उपरांत ही ध्वनियों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। भाई शिशु कुछ समय बाद ही जब जन्म लेता है उसके बाद ही कुछ ना कुछ बोलना वो शुरू कर देता है। लेकिन अच्छा वो वहाँ पे ध्वनियों का उच्चारण तो कर रहा है, ध्वनि तो उसके मुंह से निकल रही है, लेकिन किस चीज को क्या कहना है ये तो नहीं जानता ना वो। ये वो तभी जानेगा जब वो दूसरे के मुंह से सुनेगा कि इसको क्या कहते हैं। परंतु तो क्या है कि शिशु जन्म के कुछ समय उपरांत ही ध्वनियों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है, परंतु उसे भाषा का ज्ञान तो आसपास के व्यक्तियों के संपर्क में आने से ही होता है ना। वह उन्हीं लोगों की भाषा का अनुकरण करता है, नकल करता है, सीखता है जिनके संपर्क में आता है।
मनुष्य की संपूर्ण सहृदयता एवं संस्कृति का विकास सामाजिक प्रक्रिया का ही एक परिणाम है। इसीलिए शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। ये आपसे 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न लीजिए, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में कैसे है? यह संसार ही निरंतर गतिशील है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और मनुष्य के स्वभाव में भी गतिशीलता का गुण विद्यमान है। अतः शिक्षा का अस्थिर होना स्वाभाविक है। जब सब कुछ गतिशील है, परिवर्तन होता रहता है, तो शिक्षा कैसे स्थिर हो सकती है? शिक्षा सदैव गतिशील रहकर बालक को देश, काल, परिस्थिति के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती है, आगे बढ़ाती रहती है। समाज में निरंतर परिवर्तन के कारण शिक्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन आता रहता है। अतः शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतर विकास परिवर्तन के कारण ही है। निरंतर विकास जो है वो परिवर्तन के कारण ही होता है और शिक्षा से विकास की गति भी प्रभावित होती है। अब शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में कैसे है, यह पॉइंट समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है, देखिएगा, एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस कैसे है। जॉन एडम्स के अकॉर्डिंग शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे टीचर विद्यार्थी पर अपना प्रभाव डाल रहा है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। ठीक है, जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। किसने कहा है? जॉन एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। इनके अनुसार शिक्षा के 2 पक्ष होते हैं। पहला तो जो प्रभावित करता है, आपका टीचर हो गया, ये जो है कि बालक को प्रभावित करता है, बालक पर अपना प्रभाव डालता है। दूसरा वो जो प्रभावित होता है यानी कि बालक। ठीक है, शिक्षा के 2 ध्रुव हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है, दोनों के सम्मिलित और सक्रिय सहयोग से ही शिक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो जॉन एडम्स का कहना यह है कि शिक्षा में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी है, तीसरी किसी चीज़ को इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया है। तो अतः शिक्षा की प्रक्रिया में बालक और शिक्षक का समान महत्व है। टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है। एक मार्ग प्रदर्शक और दूसरा उसका अनुकरण करता है, यानी कि एक रास्ता दिखाने वाला है, दूसरा उस रास्ते पर चलने वाला है। तो यहाँ पे जॉन एडम्स ने शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस किया है, टीचर पर और स्टूडेंट पर। यहाँ पे एक स्टूडेंट, दूसरा टीचर, तीसरी चीज़ को इन्होंने किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया है। यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 ही चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो जॉन एडम्स ने कह दिया कि शिक्षा द्विमुखी है। वहीं पर जॉन डीवी जो है वो एडम्स की बात को नकार देते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जो है एडम भैया ऐसा है, द्विमुखी प्रक्रिया नहीं है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? इन्होंने कहा ट्राइपोलर है, 3 पहिए हैं शिक्षा के। आपने 2 बताए, गलत बताए, 3 होते हैं। कैसे? जॉन डीवी ने एडम्स के द्वारा प्रतिपादित द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया है। डीवी का विचार है कि शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और बालक को ही महत्व प्रदान किया गया है, जबकि इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम भी तो इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस भी तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नहीं तो टीचर कब तक बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाएगा? बच्चे भी बोर हो जाएंगे, उठ के चल देंगे, है ना। तो यहाँ पे सिलेबस भी तो इम्पॉर्टेंट है, कुछ तो बेस चाहिए ना, जिस बेस पे बच्चों को सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके, है ना। ऐसे कब तक पढ़ाते रहोगे तुम, क्या पढ़ाते रहोगे? इसलिए इन्होंने इनकी बात का खंडन किया है। तो अब यहाँ पे आगे पॉइंट कहता है, डीवी का विचार है, शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का कोई ना कोई आधार अवश्य होता है। कोई ना कोई बेस तो होना चाहिए ना, जिस आधार पे तुम बातचीत कर सको, इंटरेक्शन कर सको, एक दूसरे की बातों को समझो, आचार विचार कैसे एक दूसरे को प्रभावित होंगे, कुछ तो चाहिए। और वो आधार समाज है, क्योंकि बालक का विकास समाज में ही रहकर होता है। समाज द्वारा ही बदलती परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण विधियों को भी निर्धारित किया जाता है। अतः उन्होंने शिक्षा प्रक्रिया के 3 आधारभूत स्तंभ बताए हैं।
कौन कौन, यहाँ पे टीचिंग प्रोसेस चल रहा है, इधर टीचर है, इधर स्टूडेंट है, इधर कैरिकुलम यानी कि सिलेबस है। तो ये 3 आधार हैं जिस बेस पे शिक्षण प्रक्रिया चलती है। इसमें टीचर है, ये किताब हो गई और ये बच्चे हो गए, ये एक सामने किताब रखी है। तो ये 3 चीज़ें मिल करके टीचिंग प्रोसेस को या लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। टीचर इस किताब के बेस पे बच्चे को सिखा रही है। अगर ये किताब ना होती तो टीचर इसको बैठ के सत्यनारायण की कथा सुना रहे होते। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ मल्टीपोलर प्रोसेस। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा त्रिमुखी है, जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा द्विमुखी है। अब शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में भी है, कैसे? आइए इस पॉइंट को भी डीपली समझते हैं। कहता है आधुनिक समय में शिक्षा का स्वरूप काफ़ी बदला हुआ है। अब शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों का भी इसमें विशेष महत्व है। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य औपचारिक निरौपचारिक साधनों को भी शिक्षा का साधन माना जाता है। शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है कि शिक्षा ना तो द्विमुखी रह गई ना त्रिमुखी, अब शिक्षा बहुमुखी हो गई है। अब इसके कई सारे आधार हैं। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर, क्योंकि हर छात्र की रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग होती है, हर छात्र का इंटरेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में होता है, तो रुचि के आधार पर साधनों के चयन की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। बच्चे को जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है वह उसमें जा सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव प्रेशर नहीं है। इसमें शिक्षा का प्रचलित स्वरूप पूर्णकालिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार के द्वारा शिक्षा एवं सूचना के स्रोतों का उपयोग करने वाली स्व शिक्षा के अनेक रूप इसमें शामिल किए गए हैं। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, स्व अध्ययन के लिए यानी कि सेल्फ स्टडी के लिए विभिन्न प्रकार की नई संस्थाओं और सेवाओं जैसे सूचना केंद्र, भाषा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, तकनीकी प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं, अधिगम केंद्र, मुक्त विश्वविद्यालय, सर्वदर्शी साधन आदि के प्रयोग पर भी बल यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं। देखिएगा औपचारिक शिक्षा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपसे प्रश्न पूछ लेगा औपचारिक शिक्षा क्या है। देखिए औपचारिक शिक्षा जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है संकुचित शिक्षा, जिसमें सब कुछ पहले से तय होता है, निर्धारित होता है, वही आपकी औपचारिक शिक्षा है। यानी कि जो विद्यालयी शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा है, और जो हमें बाहरी संसार से मिलती है विद्यालय के बिना जो कुछ हम सीखते हैं वो सारा अनौपचारिक में आ जाता है, और निरौपचारिक इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, अब इसको समझिए। औपचारिक शिक्षा से अर्थ है कि इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को विद्यालय में टीचर्स के माध्यम से एक निश्चित योजना, निश्चित प्लानिंग और सिलेबस के अंतर्गत ही दी जाती है। इस प्रकार के शिक्षण की योजना पहले से ही बना दी जाती है कि बच्चे को कब क्या कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ाना है, किस टीचिंग मेथड से पढ़ाना है, ये सब कुछ पहले से ही योजना बना ली जाती है, और इसका उद्देश्य भी निश्चित कर दिया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस तरीके का सिलेबस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की शिक्षा को विद्यार्थी भी जानते बूझते प्राप्त करते हैं, जान करके। औपचारिक शिक्षा यानी कि इसमें बच्चा एक्टिव होकर के सीखता है। ठीक है, एक्टिव होकर के, यहाँ पे सक्रिय होकर के सीखता है। औपचारिक शिक्षा में विद्यार्थी को निश्चित समय पर नियमित रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख साधन और केंद्र विद्यालय होते हैं। ठीक है, परंतु विद्यालय के साथ साथ पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अजायब घर, पुस्तकें आदि भी अन्य साधन होते हैं जहां से विद्यार्थी ज्ञान का अर्जन करते हैं। जैसे कि एक तो आपकी क्लासरूम हो गई जहां से आप सीख रहे हैं, दूसरा आपकी जो है कि पुस्तकालय हो गया, ठीक है, लाइब्रेरी हो गई जहाँ पे बैठ कर के आप पढ़ रहे हैं, तीसरा आपका लैब हो गया, प्रयोगशाला हो गई जहाँ पे आप सीख रहे हैं। तो ये भी सीखने के साधन हैं, यहाँ से भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करता रहता है। तो ये आपका होता है औपचारिक शिक्षा, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है अनौपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन का। देखिए अनौपचारिक शिक्षा को अनियमित शिक्षा भी कहा जाता है, या जो व्यापक शिक्षा हमने पढ़ी थी वही ये भी है। इस प्रकार की शिक्षा जन्म भर चलती रहती है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती। यानी कि ये जो शिक्षा है वो गर्भ से कब्र तक जाती है। ठीक है,
इस प्रकार की शिक्षा में विद्यालय या टीचर की औपचारिकता नगण्य रहती है, ना के बराबर रहती है। अनौपचारिक शिक्षा में बालक को हंसते खेलते, है ना, खाते पीते, काम करते, उठते बैठते, अचानक अनायास हर तरीके से बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अपने माँ बाप, मित्र, भाई बहन, पड़ोसी, समाज के अन्य व्यक्ति जिनसे भी बालक का परिचय होता है, वो सबसे कोई ना कोई ज्ञान की बात ग्रहण करता ही रहता है। ये होती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित योजना, निश्चित सीमा, निश्चित समय नहीं होता है। बच्चे का परिवार, मित्र समूह, पड़ोसी, समाचार पत्र पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, जनसंचार के जो अन्य साधन हैं, दल गुट यानी कि उसकी जो टीम है, जो यानी कि जिसके साथ वो खेलता है, आदि उसकी अनौपचारिक शिक्षा के साधन हैं। जैसे बालक अपनी फैमिली के साथ सीख रहा है, बच्चा टीवी देख रहा है तो सीख रहा है, फ़ोन देख रहा है तो सीख रहा है, बच्चा ग्राउंड में खेल रहा है तो सीख रहा है। तो इस तरीके से उसकी अनौपचारिक शिक्षा ये हमेशा चलती रहती है। अब देखिए पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे कि शिक्षा की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, इसको समझिए। नेचर ऑफ एजुकेशन को समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बालक समाज के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है। इसके मुख्य 3 अंग होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और विषय सामग्री। व्यापक अर्थ में शिक्षा समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, परंतु संकुचित अर्थ में ये प्रक्रिया केवल विद्यालयों में ही चलती है। समझ रहे हैं आप पॉइंट को? कह रहा है अगर हम व्यापक अर्थ की बात करें तो समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। वहीं पर अगर हम संकुचित अर्थ की बात करें तो ये सिर्फ विद्यालयों में ही चलती है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसका एक उद्देश्य निर्धारित है जिसके उद्देश्य समाज के द्वारा निश्चित होते हैं। ठीक है, शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण उस समाज के धर्म, दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र, वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर करता है। शिक्षा का कार्य ऐसे मानवों का सृजन करना है, ऐसे मानवों का क्रिएशन है जो इंटीग्रेटेड होकर के, एकीकृत होकर के, जुड़ करके समाज का विकास करें। ये है शिक्षा की प्रकृति। अब शिक्षा एक विज्ञान के रूप में कैसे है, आइए इस पॉइंट को समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा के विज्ञान पक्ष को समझने के लिए हमें विज्ञान से संबंधित विशेषताओं को अध्ययन करना होगा। देखिएगा, पहला है व्यवस्थित ज्ञान का समूह। शिक्षा विज्ञान है, कैसे, क्यों? क्योंकि शिक्षा विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्यों एवं प्रयोगों के बाद ये सिद्ध हो चुका है कि शिक्षा भी व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। शिक्षा के सिद्धांत लगातार अवलोकन के पश्चात, ऑब्जर्वेशन करने के बाद विज्ञान की तरह डेवलप हो चुके हैं। शिक्षा के विभिन्न सिद्धांत और तकनीकों की पिछले कई वर्षों से निरंतर जांच करने के उपरांत उनके परिणामों का अध्ययन भी किया जा रहा है कि उसके रिजल्ट क्या है। इसके अंतर्गत समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन आदि इसके जो विषय हैं वो रहे हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत की अगर बात करें तो वैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। ये अधिक से अधिक परिस्थितियों में प्रत्येक जगह, हर जगह एक जैसा ही परिणाम देते हैं। शिक्षा के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांतों की तरह सार्वभौमिक होते हैं, जो कि सभी शैक्षिक इकाइयों के द्वारा मान्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे पॉइंट कह रहा है कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, मतलब ये हर जगह एक ही रिजल्ट आएगा, चाहे किसी मशीन पे जाकर के इनको मेज़र कर लो, एक ही रिजल्ट आएगा। तो ये सैद्धांतिक हो गया। कारण और परिणाम में संबंध होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, उसका रिजल्ट क्या आया, उसमें एक संबंध होता है। विज्ञान के सिद्धांत हमेशा कारण और परिणामों के संबंधों की व्याख्या करते हैं। विज्ञान के रूप में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षा के सिद्धांतों को विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए लागू करके उनके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रभावी अभिप्रेरण छात्र की कार्यशाला को बढ़ाता है। ठीक है,
प्रभावी अभिप्रेरण, अभिप्रेरण का मतलब जब बच्चा अच्छे तरीके से मोटिवेट हो जाता है, जब इफेक्टिव तरीके से हम अपना प्रभाव डालते हैं, ऐसा प्रभाव डालते हैं कि बच्चा मोटिवेट हो जाए, तो उसकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। और कमज़ोर नियोजन कार्यकुशलता को कम कर देता है। ठीक है, यह कमज़ोर नियोजन कारण है और कम कार्यकुशलता उसका कम उत्पादन का परिणाम हो जाएगा। इस तरीके से कहा गया है कि शिक्षा विज्ञान है। परिणामों के पूर्वानुमान की संभावना भी होती कि क्या रिजल्ट आएगा। जैसे कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, वैसे ही शिक्षा के किसी विशेष सिद्धांत को लागू करने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो फैक्ट दिए गए हैं, इनके बेस पे कहा जा सकता है कि शिक्षा एक विज्ञान है, क्योंकि शिक्षा में विज्ञान की लगभग सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षा विज्ञान के रूप में कैसे है, तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए शिक्षा एक कला के रूप में कैसे है, इसको समझते हैं। शिक्षा कला है अथवा नहीं है, इसको भली भांति समझने के लिए क्या कहता है, इसको भली भांति समझने के लिए आवश्यक है कि कला की विशेषताओं को शिक्षा में लागू किया जाए। एक तो पहली बात आती है व्यावहारिक ज्ञान की। कला ये सिखाती है कि एक कार्य को प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए, एक कार्य किसी भी काम को इफेक्टिव तरीके से कैसे किया जाए। इस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, जो उद्देश्य पहले से निर्धारित हैं, उनकी प्राप्ति हेतु कला का प्रयोग अर्जित ज्ञान को, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको व्यवहार में कैसे लाया जाए, ये तय करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत कुशलता। अब कहता है कि कला व्यक्तिगत कुशलता पर भी निर्भर करती है कि आपकी खुद की कुशलता कितनी है, आप किसी काम में कितने स्किलफुल हैं। ऐसा इसलिए है कि प्रत्येक कलाकार का काम करने का अपना अलग तरीका होता है। समान तकनीकी ज्ञान या योग्यता होने पर भी हर कलाकार की कार्यकुशलता और सफलता अलग होती है ना। समान तकनीकी यानी कि सेम सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, सेम टीचर से पढ़ने के बाद, सेम स्कूल से पढ़ने के बाद एक बालक टॉप पे पहुंच जाता है, एक बालक पता लगे रोड पे रेडी लगा रहा है या सब्जी बेच रहा है। क्या अंतर है दोनों में? यानी कि यहाँ पे उनकी स्किल में अंतर है। समान तकनीकी ज्ञान या समान योग्यता होने पर भी हर कलाकार की कार्यकुशलता और सफलता अलग अलग होती है। या यूँ कहें एक टॉप पे पहुँच गया, एक इसके अंडर काम कर रहा है ना, जबकि दोनों का सेम सब्जेक्ट था, सेम टीचर ने पढ़ाया, सेम स्कूल से पढ़े। तो ये अपनी कुशलता पर भी निर्भर करता है, यह उसकी व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर करता है। शिक्षा की परख किसी के तकनीकी ज्ञान के कुशलतापूर्वक उपयोग और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन और लाभदायकता पाने की प्रवीणता से होती है। सृजनात्मकता की अगर यहाँ पे बात की जाए तो कला वास्तव में सृजनात्मक है, क्रिएटिव है, क्योंकि प्रत्येक कलाकार के भीतर कुछ न कुछ सृजनात्मक तत्व विद्यमान रहते हैं, है ना, जिससे कुछ वो नया क्रिएट कर सके, कुछ क्रिएटिव कर सके। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया एक कला है जिसके अंतर्गत सौहार्दपूर्ण वातावरण के द्वारा कर्मचारियों को इस प्रकार अभिप्रेरित किया जाता है कि वे उपक्रम में अपनी श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करें। निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार किया जाता है। देखिएगा, पॉइंट कहता है कि जिस प्रकार कला में निरंतर अभ्यास के द्वारा यदि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके काम में जरूर इम्प्रूवमेंट आएगा, उसी प्रकार शिक्षा में भी निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार आता है। उदाहरण के लिए एक गायक जिस प्रकार अभ्यास से अपनी सिंगिंग में इम्प्रूवमेंट लाता है, उसी प्रकार एक टीचर अपने निरंतर अभ्यास से नए अनुभव प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार वह समस्याओं का समाधान अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर करता है। ठीक है, अतः शिक्षा क्या है? एक कला है, क्योंकि इसमें कला के सभी गुण विद्यमान हैं। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया कि शिक्षा एक कला के रूप में कैसे है। अब आगे बात करेंगे शिक्षा, शिक्षण और सीखना, फिर क्लास हमारी फिर शिक्षा के उद्देश्य आएंगे। ठीक है, शिक्षा, शिक्षण और सीखना तीनों उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि शिक्षा का भी एक उद्देश्य होता है, टीचर जो पढ़ा रहा है उसका भी एक उद्देश्य है, जो आप सीख रहे हैं उसका भी उद्देश्य है। परंतु अक्सर लोग तीनों से एक ही अर्थ लगाते हैं कि तीनों एक ही हैं,
वास्तविकता ये है कि तीनों में बहुत भिन्नताएं हैं। शिक्षा देखिए, शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वो उद्देश्य सौद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि जिसका एक उद्देश्य है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, वो शिक्षा है। शिक्षण की अगर बात करें तो शिक्षण में कहा गया है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें सिखाने वाले सीखने वालों के लिए विभिन्न विधियों, युक्तियों और साधनों के द्वारा सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे टीचर आपका टीचिंग कर रहा होता है, अलग अलग प्रकार की टीचिंग मेथड्स अपनाता है, टेक्निक्स अपनाता है ना, और सीखने वाले इनकी सहायता से सीखते भी हैं। शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं, टीचिंग का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक सीखने वाले सीख नहीं जाते। आप टीचर हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने खूब मेहनत से पढ़ाया, यदि बालक ने नहीं सीखा, बालक के समझ में नहीं आया, तो आपके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, आपकी मेहनत जीरो है। उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन जब तक नहीं हो जाता तब तक आपका पढ़ाना व्यर्थ है। सीखना, लर्निंग, सीखना का अर्थ है अनुभव। शिक्षण प्रशिक्षण अथवा अध्ययन द्वारा नए नए तथ्यों को जानना और नई नई क्रियाओं को करना, इन्हें बहुत कम समय तक धारण करना, आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग करना, यही तो सीखना है। सीखने का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उससे सीखने वालों के व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हो जाता, और सीखने का भी कोई मतलब नहीं बनता जब तक कि आप उसको प्रयोग में ना ला पाएँ। आवश्यकता पड़ने पर उससे आप अपनी नीड्स को फुलफिल ना कर पाएँ, तब तक भी आपके सीखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? देखिए, एम्स ऑफ एजुकेशन, एक तो शिक्षा का उद्देश्य ये है कि बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, अर्थात व्यक्ति का बौद्धिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास करना शिक्षा का ही उद्देश्य है। व्यावसायिक कुशलता की उन्नति, भाई अगर आप सीख गए हैं, शिक्षा आपने ग्रहण की है, जाहिर सी बात है आप जो व्यवसाय करेंगे लगभग उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। शिक्षा के माध्यम से बालकों में श्रम के प्रति आदर, यानी कि मेहनत करना सिखाया जाता है। श्रम के प्रति आदर और रुचि उत्पन्न करके हस्तकला के कार्य पर बल देना चाहिए कि अपने हाथों से कुछ नया क्रिएट करके, बना करके, है ना, तो इस तरीके से हस्तकला उसको आनी चाहिए। भविष्य में बालक व्यावसायिक कुशलता में उन्नति प्राप्त कर सके, यही शिक्षा का उद्देश्य है। व्यवहारिक शिक्षा, शिक्षा का उद्देश्य बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए ताकि बाद में वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, व्यक्ति के चरित्र का सीधा प्रभाव समाज और राष्ट्र पर पड़ता है, कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है उसका प्रभाव पड़ता है समाज और राष्ट्र पर। चरित्रवान व्यक्ति ही किसी समाज और देश की प्रगति के आधार होते हैं, इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को चरित्रवान बनाना होना चाहिए। समाजवादी समाज की स्थापना, शिक्षा के द्वारा हमें ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना करनी होगी जहां सभी जाति, प्रजाति, वर्ण, संप्रदाय के लोगों को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हो। भावात्मक एकता का विकास, शिक्षा के माध्यम से ही हम देशवासियों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग, भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना, त्याग, देश पर मर मिटने की भावना को जागृत कर सकते हैं। ये सब किसके माध्यम से हो सकता है? ये सब शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, बहुत प्यारी क्लास, और कैसी रही क्लास ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।